एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है एंड योर सक्सेस इज अवर मोटो। और बेटा मैं ऋतु शर्मा 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस था वो ऑफलाइन क्लासेस का था। ऑनलाइन क्लासेस मैंने जाकर अब स्टार्ट की है। मैंने देखा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा यूट्यूब के टुवर्ड्स ज़्यादा है रेदर देन कि वो ऑफलाइन स्टडीज़ करें। इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी यहाँ पर थोड़ा बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ केमिस्ट्री का ये चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले बेटा हम इस चैप्टर की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी आपने बेटा, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वापस से उनके सारे लिंक दे देंगे। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है बेटा। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब का ट्रेंड तो आजकल है ही, ये बात तो कॉमन है, बट बच्चे जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा वन शॉट वीडियो के टुवर्ड्स। वन शॉट वीडियो आपको देखनी है, गलत नहीं है, वन शॉट वीडियो देखिए, बट वो किस समय रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो बेटा जो है ना वो पढ़नी पड़ेंगी। जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे फिर आप उसको वन शॉट वीडियो देखिए, तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा आपको चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। लेकिन वन शॉट में क्या होता है कि टीचर जो है थोड़ा फास्टली वो करा रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि जो चैप्टर में 5 या 6 वीडियो में कवर करवा रही हूँ वही मैंने एक वीडियो में पढ़ाना है। तो बेटा पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं या कोई भी टीचर। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले अभी, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि यही बेसिक्स जो है ना बेटा हमारे आगे 10th क्लास में काम में आएंगे। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, साथ साथ में हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड ने एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी फॉइल बनाई, क्योंकि गोल्ड इज अ हाईली मेलेबल मेटल। और फिर क्या किया, उसको ऐसे जैसे सामने लगाकर उसके ऊपर हीलियम एटम्स की बमबारी की। जैसे कि मान लो जी सामने कोई स्क्रीन लगी हुई है और मैंने उसके ऊपर बंदूक से गोलियां चला रही हूँ, दे दनादन दे दनादन। और क्या था, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट, कि मोस्टली जो मेरे वो हैं हीलियम के एटम वो सीधे चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वो खुशी वाली लाइन काट दियो। रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि थॉमसन ने बताया था कि भाई पूरा का पूरा पॉजिटिवली पार्ट जो प्रोटॉन है पूरा एटम में है और जगह जगह उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे तो सारे जो पार्टिकल्स हैं हीलियम के वो वापस टकरा कर आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ बेटा, उनका उल्टा रिजल्ट आ गया था। और उसके अकॉर्डिंग अब हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने 90% जो कंक्लूजन निकाला एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो काफी हद तक सेम था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने बताया था कि जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और जो उस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन। और जबकि क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार चक्कर काट रहे हैं। However, this model had a major instability problem। लेकिन ये वाला जो मॉडल था ये भी इसके पास एक इनस्टेबल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये आगे जाकर फेल हो गया। तो ये बहुत ही एक माइनर सा इशू था जिसको कि वो क्लियर नहीं कर पाए रदरफोर्ड। वो क्या इनस्टेबिलिटी इशू क्या आया, एनी पार्टिकल undergoing acceleration in a circular orbit would, according to classical electromagnetism, radiate energy। इससे पहले जिस समय रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल पेश किया कि जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उससे पहले एक थ्योरी आ चुकी थी साइंस में। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है,
तो क्या होगा, वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, आम भाषा में अगर आप समझो तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जब ये सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में ट्रैवलिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर से रेडिएट करेंगे एनर्जी को। अब अगर इस थ्योरी को रदरफोर्ड के मॉडल के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इसका, तो क्या होना चाहिए, इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वर टू लूज एनर्जी, its path would become a spiral and it would eventually fall into the nucleus। अब क्या होगा भाई, जब लगातार वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है, तो जब मान लो जी इस पॉइंट से उसने चलना शुरू करा, चक्कर काट रहा है वो इधर से इधर, और हर पॉइंट पर उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होती जा रही है, एनर्जी निकलती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या, एनर्जी तो बची नहीं, तो एट लास्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गिर जाएगा जी अंदर न्यूक्लियस में। और अगर ऐसा हो जाता है तो एटम का जो एग्जिस्टेंस है वही अनस्टेबल हो गया। तो ये था सबसे मेजर प्रॉब्लम। कंक्लूजन क्या निकली, इफ दिस वर ट्रू, एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर फिर इसको माना जाए, इस वाली थ्योरी को, तो क्या होगा कि जो हमारा एटम है वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, एंड मैटर एज वी नो इट वुडंट एग्जिस्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नॉन एज एटम। तो जब एटम का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी बेटा, तो मैटर की भी नहीं बचेगी, तो इट मीन्स सब कुछ डामाडोल। इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया। सिंस एटम्स आर ऑब्जर्व टू बी क्वाइट स्टेबल, क्योंकि एटम को तो क्वाइट स्टेबल माना जाता है, तो अनस्टेबल तो वो हो ही नहीं सकते। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल को क्यों चूज किया, क्या रिजल्ट आए, क्या एक्सपेक्टेशन थी, और इनका जो मॉडल है वो आगे जाकर फेल क्यों हो गया। इसके बाद आया जी बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने के कुछ टाइम बाद नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट आए, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बरी, तो इस वाले मॉडल को बोर बरी मॉडल भी बोला जाता है। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल टू ओवरकम द स्टेबिलिटी ऑब्जेक्शंस रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की स्टेबिलिटी के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शंस उठे थे उस टाइम पर, सिर्फ उन ऑब्जेक्शंस को इन्होंने अच्छे से स्टडी किया, और उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए ही इन्होंने क्या किया, एक मॉडल रिप्रेजेंट किया। आप समझो क्या, कि समझो 90% काम रदरफोर्ड जी ने कर दिया था, सिर्फ जो वो 10% कमी रहेगी ना, उस 10% कमी को दूर करा इन्होंने, बोर ने, और यही फेमस हो गए नील्स बोर। और हम लोग 10th क्लास तक जो मॉडल एटम की थ्योरी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे वो नील्स बोर का ही पढ़ना है। हिज की पोस्टुलेट्स वर, उन्होंने क्या बताया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits or energy shells are allowed for electrons inside the atom। उन्होंने क्या बताया, देखो ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ रास्ते हैं, ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब वो वाली जो थ्योरी थी कि भाई अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे वो करता है सर्कुलर मोशन, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जिसका रिजल्ट इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो ये सर्कुलर पाथ है ना बेटा, ये कोई नॉर्मल कॉमन पाथ नहीं है, ये एक स्पेशल पाथ है जिसमें, जिनको एनर्जी शेल भी बोला जाता है या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता है। और उन्होंने बताया इन स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग करते हैं, और इनकी क्या खासियत थी, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, while revolving in these discrete orbits the electrons do not radiate energy। उन्होंने बताया कि भाई ये जो रास्ते हैं ये कोई कॉमन रास्ते नहीं है, और वो वाली जो थ्योरी है कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई चार्ज पार्टिकल
रिवॉल्विंग कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, बिकॉज दीज आर द स्पेशल पाथ्स. सो व्हेन any charged particle revolving in these orbits the particle does not radiate energy. तो देखो सिर्फ इतनी सी बात जो है वो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे उस समय, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत पानी में मिल गई. This ensures the stability of the atom as the electrons energy remains constant. अब उन्होंने ये बता दिया कि भाई ठीक है ये स्पेशल वाले पार्ट्स हैं क्योंकि इनके अंदर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता. दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी शेल. और जो इलेक्ट्रॉन है वो इन एनर्जी शेल्स में ही रिवॉल्विंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्पाइरलिंग इनटू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे. तो है ना इंटरेस्टिंग सी बात कि ये अब देखो ऐसे ही हुआ. एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कई बार क्या होता है. दो फ्रेंड है, दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा उनमें से थोड़ा शाय नेचर का है. वो क्वेश्चन सोल्व तो कर लेता है. मान लो जी आपको मैडम ने कोई न्यूमेरिकल दिया या मैथ्स के टीचर ने कोई सम दिया करने के लिए, उस बच्चे ने सोल्व कर लिया, टीचर के पास जाकर दिखाने में शर्म आ रही है जी, हैंड रेज करने में शर्म आ रही है. उसके जो बराबर में उसका दोस्त था, कॉपी उठाई उसकी, ले गया जी मैडम के पास, मैडम देखो मैंने ये कर दिया. मैडम ने क्लैपिंग करवा दी उसके लिए. देखो बेटा इस बच्चे ने सबसे पहले किया किसने था काम. तो रदरफोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया. सब कुछ कराया उन्होंने, लेकिन क्रेडिट किसको मिल गया, नील्स बोर को. सिर्फ किस वजह से, क्योंकि वो ये नहीं बता पाए कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है वो कोई नॉर्मल ऑर्बिट्स नहीं है, दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट. और इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. अगर इतनी सी बात वो ही बता देते तो उनका मॉडल आज की डेट में हम लोग फॉलो कर रहे थे. तो इसलिए आपको क्या रहना है, हमेशा बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचना है. अब बात आती है बेटा न्यूट्रॉन्स की. ये एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा, जिसका नाम है न्यूट्रॉन. इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसकी खोज हुई थी 1932 में बाय जे चैडविक. जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है. उन्होंने इसकी खोज की थी. और ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है विद नो चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये. एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन. और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है. प्रोटॉन का मास किसके बराबर था, प्रोटॉन का मास था इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना ज्यादा. इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के मास को क्या माना था, नेग्लिजिबल, कि वो है नाममात्र का ही है. ठीक है. अब लोकेशन ये रहता का है भाई, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रहते हैं. तो कुल मिला के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया अब एटम का. ये हो गया न्यूक्लियस, उसके बाहर ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बने हुए हैं. और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं बेटा वो 4 हैं. इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं. तो दिस इज द बोरबरी मॉडल. क्लियर. अब एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका सम जो है वो हो जाएगा एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट. तो एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास जिसको कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मीन्स P प्लस एन. ए इज इक्वल टू P प्लस एन. ठीक है जी. तो इसके भी आप पर आ जाएंगे आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स, एक एक दो दो नंबर के, जो आपको करने हैं. तो समझो जरा एक बार इसको बेटा अच्छे से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझना है तभी कर पाओगे. अब बात आई, ये तो पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं. और अब हमें ये पता लगा कि एटम के बाहर ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं ये कितने हैं बेटा, टोटल नंबर में 4, जिनके नाम दे रखे हैं. जस्ट न्यूक्लियस के बाहर वाले का नाम है के,
L, M एंड N। अब इन K, L, M एंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स फॉलोज द रूल सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। बोर बरी स्कीम बोला जाता है। बोर बरी ने एक रूल बताया कि ऐसा नहीं है जी कि किसी भी एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन है जिस मर्जी शेल में जितने मर्जी घूम रहे हैं जी, उनका अपना मन है, नहीं जी, वहां पर एक रूल है और उस रूल के अकॉर्डिंग the maximum number of electrons that can be present in a shell given by formula 2n square। ये फॉर्मूला है 2n square where n is the orbit number। मतलब कि एटम के जस्ट बाहर, ये देखो, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट वाली शेल थी के, सेकंड वाली थी एल, थर्ड वाली थी एम एंड फोर्थ वाली थी एन। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर मैं फर्स्ट सेल के लिए निकालूं तो n हो गया 1, इस 1 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो के शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए मैक्सिमम 2। एल शेल के लिए ऐसी 2n स्क्वायर फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ पर n हो जाएगा 2 तो 8। एम शेल के लिए 18 और एन शेल के लिए आपको निकाल कर दिखाने हैं मेरे को कि एन शेल के लिए जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पर 2 4 का स्क्वायर सॉल्व करके बताओगे बेटा कितना आया। ठीक है, चलिए अब आउटर मोस्ट शेल लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज 8। सबसे बाहर वाली शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम वो 8 हो सकते हैं। अब इनकी बात आती है स्टेप वाइज फिलिंग की। Electrons are not accommodated in an outermost shell unless the initial shell are completely filled। Shells are filled in a stepwise manner। मीन्स कि एक रूल है, वो रूल क्या है कि ये जो 4 शेल है मेरे पास के, एल, एम और एन। अब सपोज मैं सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। तो अब के शेल में मैंने पढ़ा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2। तो बेटा केमिस्ट्री में भी ये रूल है कि जब तक मेरी पहले वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी मैं नेक्स्ट शेल की तरफ मूव नहीं कर सकती कि इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इन के, एल, एम, एन शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर हमारे घर पे है 11 टॉफी हैं, पापा के पास या मम्मी के पास 4 बच्चे हैं, तो क्या करते हैं या तो सबसे ज्यादा छोटे वाले को दे दी या सबसे बड़े वाले को दे दी, बाकी बेचारों को कम कम दे दी, या फिर सबको पहले इक्वल इक्वल दी, जो बची ले भाई फिर वो रेंडमली किसी को भी दे दी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रूल के अकॉर्डिंग होता है। जब तक पहले वाली शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है वो फिल नहीं हो जाती हम नेक्स्ट शेल की तरफ मूव नहीं करते। तो 11 में से 2 इधर चले गए। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 8। बाकी का जो बचा कुचा है वो थर्ड शेल में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि एल, एम, एन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट आपको वैसे ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 में आपको करवाया था, फिर वहां से हमें बैलेंसी निकालनी आई थी बेटा। ठीक है, तो वह सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। तो इतना आज के लिए सिर्फ करवा रही हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपके लिए अगेन सेम होमवर्क बेटा, चैप्टर को अच्छे से रीड करो, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो, चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल लेखांकन विद्यापीठ के नाम से है बेटा, उसको भी आपको फॉलो करना है ताकि आपको इजी एक्टिविटीज जो है उस चैनल के थ्रू मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक